नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत 12 भावों में राहु किस प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को। चर्चा हो रही है मेष लग्न की कुंडली की, जिसमें अब तक हमने सभी ग्रहों के बारे में, जो 7 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी दी, सूर्य से लेकर शनि तक। अब हम 2 छाया ग्रह राहु एवं केतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब राहु की चर्चा कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मेष लग्न की कुंडली में राहु यदि 12 भावों में भी जिस भाव में बैठेंगे वह कैसा अपना प्रभाव, कैसा अपना फल देंगे, यह जानने के लिए सबसे पहले हमको राहु है क्या, यह जानना बेहद आवश्यक है। राहु के बारे में कुछ विशेष बातें यदि आप जान जाओगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से बहुत सटीक फलादेश इनके संबंध में कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी, बहुत सारे जन्मांक चक्र देखे, जिनमें राहु की दृष्टि या युति से वह विशेष राजयोग देने वाला ग्रह अपना फल, अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में अपना फल देने में अक्षम रहा, बल्कि अक्षम से अधिक उसने वहां पर अशुभ प्रभाव दिखाए, और जो उसका फल था वह राहु की महादशा, अंतरदशा आदि में उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। यही विशेष है। राहु यदि कुंडली के अंतर्गत जिस भाव में बैठे होंगे उनके ऊपर या उनकी किसी ग्रह के ऊपर अगर दृष्टि नहीं जाती है तो जिस भाव में, जिस राशि में वह बैठे हैं, विराजमान हैं, उस राशि के स्वामी अर्थात राशिश के जो गुण अवगुण हैं वे अपने अंदर उसको ग्रहण कर लेंगे। यदि राहु किसी ग्रह के साथ में युति अथवा दृष्टि संबंध बनाए तो उस ग्रह के शुभ अथवा अशुभ जो भी परिणाम है उनको भी वह अपने अंदर संचित कर लेते हैं, उससे वह छीन लेते हैं। तो राहु का अर्थ हो गया जो ग्रहण करने वाला है। अब यदि शुभ ग्रह के साथ में, तो शुभ ग्रह के गुण ग्रहण कर लिए, अशुभ के घर में बैठे तो अशुभ के गुण अवगुण ग्रहण कर लिए, शुभ ग्रह के घर में बैठे तो शुभ हो गए, अशुभ के घर में बैठे तो अशुभ हो गए। यह राहु की विशेषता है। राहु को वृषभ राशि अथवा मिथुन राशि, इन 2 में उच्च माना जाता है कि ये उच्च होते हैं, यहां पर उच्च का फल देते हैं। जबकि मिथुन राशि में को इनको मूल त्रिकोण राशि भी कहा गया है और कुंभ राशि को भी मूल त्रिकोण राशि इनकी कहा गया है। वहीं नीच की स्थिति इनकी तब मानी जाती है जब ये वृश्चिक अथवा धनु राशि में विराजित हो, तो यह नीच के राहु माने जाते हैं। उच्च के राहु साथ ही साथ तीसरे भाव में विराजित हों, छठे भाव में विराजित हों, एकादश भाव में ये विराजित हों, जब भी इन भावों में ये विराजित होते हैं तो इनके जो परिणाम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये भाव में बैठने पर ये राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देते, बहुत अच्छे शुभ परिणाम इनके रहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली की। यदि मेष लग्न हो तो और राहु बहुत ही ज्यादा रक्षक के रूप में कार्य भी करते हैं। और देखिए, यदि छठे भाव में राहु को हम रक्षक तब भी कहते हैं कि जब तीसरे भाव में, छठे भाव में या एकादश भाव में राहु विराजमान हो तो जो भी बुरे प्रभाव हैं उन सब से ये मुक्त कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं।
यदि तीसरे भाव, छठे भाव अथवा एकादश भाव में ये राहु विराजित हो, बड़े शुभ माने जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, तीसरा भाव, छठवां भाव और एकादश भाव। आप इन सूत्रों को लिखते रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत सटीक और स्पष्ट परिणाम आपको दृष्टिगोचर इसके निश्चित रूप से होंगे। राहु के बारे में देखें तो राहु की कुछ मैं विशेषताएं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये और कैसे कैसे रहते हैं। इनकी दृष्टि को देखें तो इनकी दृष्टियां बृहस्पति के समान इनकी दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम, और कुछ विद्वान 12वीं दृष्टि भी इनकी मानते हैं, लेकिन कुछ पंचम और सप्तम भी ही मानते हैं, नवम और द्वादश को नहीं मानते। राहु दसम, एकादश, चतुर्थ या पंचम भाव में यदि होते हैं, फिर से सुनिए, राहु यदि कुंडली के अंतर्गत कौन कौन से भाव में होते हैं, दसम भाव में विराजित हों, एकादश भाव में विराजित हों और चतुर्थ भाव में भी विराजित हों और पंचम भाव में विराजित हों, तो भावार्थ रत्नाकर में यह कहा गया है कि ऐसे जो राहु हैं अपनी दशा, अंतरदशा में राजयोग भी प्रदान करने वाले होते हैं। भाव से संबंधित फल में अशुभता होगी, लेकिन राजयोग की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, राजयोग प्रदान करने वाले होते हैं। केंद्र अथवा त्रिकोण में राहु की स्थिति अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग देने वाली होती है, ऐसा भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है। एकादश भाव उपचय भाव है, विशेषकर यहां पर जो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं, वह बहुत अच्छा फल देते हैं, सौभाग्य देने वाले होते हैं। अगर ये तीसरे भाव में राहु विराजित हो जाते हैं कुंडली के अंतर्गत, ये सामान्य है, प्रत्येक कुंडली, चाहे वह किसी भी लग्न की कुंडली है, प्रत्येक कुंडली में तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, बस ध्यान रखना है नीच स्थितियां और ये जो सामान्य स्थिति बताई है ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो तीसरे भाव में यदि ये होंगे तो यहां पर यह, जब भी तीसरे भाव में राहु की स्थिति बनती है तो ये व्यक्ति को पराक्रम देते हैं और यहां पर होकर बहुत ही अच्छी स्थिति इनकी बनती है। चलिए अब हम बात करेंगे, मेष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, मुख्यतः सामान्य बातें जो राहु से संबंधित हैं वे हमने जान ली हैं। अब हम ये देखते हैं कि यदि यह लग्न में विराजित हो जाए, प्रथम भाव में विराजित हो जाए, प्रथम भाव में विराजित होने से जब ये प्रथम भाव में विराजित होंगे तो यहां पर मंगल इस भाव के अधिपति हैं मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत, और राहु की मंगल के प्रति शत्रुता है। मंगल एक क्रूर ग्रह हैं और राहु के अंदर भी उनकी क्रूरता शामिल हो जाएगी। अब क्रूरता और बढ़ गई, क्रोध और बढ़ गया। क्रोध इतना सही है जो आप अपनी बात को समझा सको, लेकिन जब क्रोध इतना हो जाए कि वह आवेश का रूप धारण कर ले और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वह गलत है, वह हिंसात्मक व्यक्ति को बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति हिंसात्मक हो जाता है, उसके अंदर राहु के छल कपट प्रपंच जैसी स्थितियां उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति छल करने वाला, प्रपंच करने वाला भी होता है, झूठ बोलना, फरेब करना उसकी आदत में शामिल होता है। ऐसा ग्रह, ये राहु ग्रह, यहां पर उस व्यक्ति को एक घमंड देने का कार्य करता है, तो उसको घमंडी भी यहां पर ये बना देता है, बहुत ही ज्यादा अहंकारी ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहां पर पंचम भाव को जब भी ये देखेंगे तो यहां पर संतान, विशेषकर प्रथम संतान, पुत्र आदि से संबंधित समस्याएं दे देंगे। यहां पर ऐसे व्यक्ति का जो विद्यार्जन की अगर बात करें तो तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि की जो विद्याएं हैं ऐसा व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छाएं रखता है। वहीं धर्म कर्म में भी ऐसे व्यक्ति ऐसी ही बातों को, भूत प्रेत आदि से संबंधित बातों को या उनकी पूजन करना, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, राहु को भगवान जो 12 हैं उनका रूप ही माना जाता है।
तो यदि 12 भगवान की स्तुति की जाए तो राहु से जो अशुभ प्रभाव हैं वह कम होते हैं। वहीं जब इनकी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि जाएगी तो यहां पर यह इस भाव में देखेंगे तो यहां से संबंधित झगड़े आदि उत्पन्न करने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु एक विलग करने वाला ग्रह भी कहा गया है। ये विलग करने वाला छाया ग्रह है जो अलग करते हैं, तो यहां से संबंधित झगड़े उत्पन्न करेंगे। अब मंगल की दृष्टि इनको प्राप्त हो चुकी है, तो मंगल यहां पर क्या करेंगे, सप्तम भाव को तहस नहस करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को तहस नहस के साथ में इनके खुद के भी गुण हैं, जैसे कि ये छाया ग्रह हैं तो अपने उन अवगुणों को, जैसे छल कपट प्रपंच आदि हैं, उनको भी यहां पर ले आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के अगर कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप व्यवसाय किया है या कोई अपना खुद का पार्टनर है, तो उससे संबंधित छल कपट आदि की स्थितियां भी बनती दिखती हैं। ऐसा व्यक्ति छल कपट प्रपंच आदि में फंस जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि यह दूसरी राशि जो वृषभ राशि है यहां पर विराजित हो जाए। अब देखिए शुक्र के घर में राहु उच्च के भी होते हैं, तो यहां पर ये जो फल देंगे, क्योंकि कुटुंब वाणी और जो धन आदि का भाव है वह दूसरा भाव है, तो यहां पर ये जब राहु बैठेंगे तो शुक्र के जो गुण हैं उनको ये ग्रहण कर लेंगे। शुक्र जैसा इनका बर्ताव हो जाएगा, और यहां पर ये उच्च के होंगे तो निश्चित है कि अपने वही छल कपट प्रपंच आदि के साथ साथ वह उस व्यक्ति को ये फल देते हैं। यहां पर बैठे हुए विराजित जो राहु हैं उस व्यक्ति के कुटुंब के बीच में झगड़ा आदि भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन झगड़ों को संभाल लेता है, क्योंकि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में उच्च के हो जाते हैं, तो उन झगड़ों को वह संभाल लेता, अपनी युक्ति, अपने जो प्रपंच आदि से वह उन जो व्यवधान है उनको कम करने में सामर्थ्य उसके अंदर होता है। अब लेकिन यहाँ पर ऐसे जो संपत्ति आदि से संबंधित कुछ समस्याएं भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन धन जो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है वह धन निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ अंश उस धन का भी होता है जो किसी अवैध तरीके से उसे प्राप्त होता है। वाणी उसकी कठोर होती है, ऐसे व्यक्ति की कठोर वाणी यहाँ पर उसको दे देते हैं। कर्कश शब्द बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, कुछ भी कह देगा, जिसको चाहो उसको कुछ भी कह देगा, लेकिन अपना जब स्वार्थ आएगा तो बड़ा मीठा हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति वैसे जब उसका कुछ काम नहीं होगा तो वह निश्चित अपने परिवार में भी किसी को कुछ भी बोलने में बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि अब इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 छठे घर में जाएगी, छठे घर में दृष्टि होगी। अब यहां से ये, क्योंकि इनकी मित्र बुद्ध का घर है, जब इनकी दृष्टि यहां जाएगी तो इस भाव से संबंधित, अब ये भाव किसका हो गया, रोग का हो गया, ऋण का हो गया, शत्रुओं का हो गया। ऐसे व्यक्ति को ये यहाँ पर बैठे हुए कुछ सामान्य रोग तो देते हैं, लेकिन उन रोगों को समस्या भी समाधान हो जाता है। और यहाँ पर ये, क्योंकि ये इनका मित्र का घर है, राहु के मित्र का घर है, लेकिन यहाँ पर भी शुक्र के गुण भी ग्रहण कर चुके हैं, और यहाँ पर अगर शुक्र के हिसाब से देखें तो ये नीच स्थिति हो जाती है। लेकिन जब ये यहाँ पर रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है तो यहाँ उस व्यक्ति के शत्रुओं को नष्ट बढ़ाएंगे भी, कुटुंब से भी शत्रु बन सकते हैं, लेकिन वहां उसको वो है नष्ट करने का कार्य भी करते हैं। अब बात करते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति पर कोई ऋण होगा तो कोई संपत्ति वह अपने ऋण से संपत्ति प्राप्त करेगा, और वहां ऐसा व्यक्ति की संपत्ति जो है ऋण के माध्यम से वह अर्जित करता है। और फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं कि वह अपने ऋण के कारण ऐसी स्थिति पर भी आ जाता है जो संपत्ति को हानि भी हो जाती है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैठे जो राहु हैं वह ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह अष्टम भाव पर जाती है। ये पैतृक संपत्ति का भाव है, तो पैतृक संपत्ति उस जातक को यह प्राप्त कराते हैं। पुराने मकान, पुराने भवन आदि उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ ये मंगल का घर है, और मंगल के घर पर इनकी दृष्टि होने से यह इस भाव से संबंधित समस्याएं भी देते हैं। कोई ऐसा रोग उस व्यक्ति को दे देते हैं जो कहीं ना कहीं उसको कष्ट देने वाला होता है। और यहाँ पर यह
या एक्सीडेंट आदि की भी संभावना उस व्यक्ति की बना देते हैं, अचानक से कुछ उसके साथ में स्थिति होनी, ये समस्याएं भी उस व्यक्ति को दे देते हैं। अगर यह किसी जातिका की कुंडली होगी तो निश्चित रूप से यह है उस जातिका के, क्योंकि ये मारक भाव में बैठे हैं तो मारक तत्व इनमें अधिक बढ़ गया। अब देखिए दूसरा भाव मारक भाव है और मारक भाव में बैठे राहु के अंदर मारक तत्व अधिक हो जाता है और ऊपर से उनकी दृष्टि जहां जहां जाएगी वह मारक तत्व का ही, मारक भाव का ही कार्य करेगी। तो छठी में जाएगी तो छठी से संबंधित, अष्टम में जाएगी तो अष्टम से जो भी परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं समस्याएं और रहस्य आदि यहाँ पर बनेंगे। तो रोग भी ऐसे होंगे तो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। और जब इनकी 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि कहां पर जाएगी तो यह भी मारक दृष्टि है। जो अगर कोई कर्म व्यक्ति करेगा तो कर्म तो करेगा लेकिन उसको उतना उसका फल प्राप्त नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों से भी उसको समस्याएं उत्पन्न बीच बीच में ही कराते रहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से राहु की सम्मान, यदि उस व्यक्ति के सम्मान है तो सम्मान को भी ठेस पहुंचने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर भी धन पार्जन जो करने में सक्षम रहता है। अब बात करते हैं कि यदि राहु तीसरे भाव में विराजित हो जाए मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत, अब इनमें तीसरे भाव में बैठते ही ये राशि कौन हो गए, इसके बुध हो गए, बुध हो गए और बुध के घर में ये बैठे तो बुध जैसे गुण इनके अंदर आ गए। लेकिन तीसरे भाव, क्योंकि तीसरे भाव के जो कारक है वो मंगल है, तो मंगल पराक्रमी है, तो यहां पर तीसरे भाव में राहु, और तीसरे भाव के राहु को कहा गया है कि बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। यहां पर बैठे राहु अपनी दशा, अंतरदशा आदि में अच्छा प्रभाव देते हैं और ये देखा भी गया है, व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। लेकिन ऐसी स्थितियां अवश्य उत्पन्न करते हैं संघर्ष भरी, ताकि वह पराक्रम उसका दिख सके। अंदर से ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कायर भी होगा, क्यों? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में यह बुध के घर में है, तो यह स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। और पराक्रम, लेकिन छोटे भाई बहनों में कमी, या छोटे भाई बहन ऐसे व्यक्ति के सामने पनप नहीं पाते, ऐसी स्थितियां रहती हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रतापी कहे गए हैं, अपना पराक्रम बहुत अच्छा ये दिखाने में समर्थ होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर जाती है। तो सप्तम भाव के परिणाम मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर सावधानी उनको बरतने की आवश्यकता होती है अपने पत्नी से, और अथवा जो साझेदारी है वहां पर भी, क्योंकि ये जब भी राहु की दशा में ऐसी कोई स्थिति होगी तो कभी कभी तो वह उनके बीच में मतभेद उत्पन्न कर देती है। कभी कभी ऐसे मतभेद उनके संबंध विच्छेद का कारण भी बन जाते हैं। तो जब भी सप्तम पर राहु की दृष्टि पड़े तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि यह दृष्टि शुभ नहीं होती, और जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो यह दृष्टि अपना कार्य अवश्य करेगी। तो आप इस बात को अवश्य देखोगे। तो इनकी सप्तम भाव पर यह दृष्टि जाती है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हो, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, तो निश्चित है इनके ये जो प्रभाव हैं वह नगण्य हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है, और जो शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यदि जो उन्होंने समय निश्चित किया है उसमें उनका जो फल है प्राप्त नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं, तो ये संभावनाएं मिलती हैं। भाग्य धर्म भाव को देखेंगे, पिता के भाव को देखेंगे, ये पिता का भी भाव है, इस भाव को देखेंगे तो यहां से पिता से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेंगे, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह स्थिति बनती है, पिता को प्रभावित ये कर देते हैं। अब इनकी जो नवी दृष्टि है नवम भाव, तो वह एकादश भाव में जाती है। तो उस व्यक्ति को पराक्रम के माध्यम से वह इस प्रकार की आय करता है जो कहीं ना कहीं, जिसमें कुछ नियमों को तोड़कर, जो नैतिक नियम है उनको तोड़कर धनोपार्जन भी ऐसा व्यक्ति करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि जन्मांक चक्र में मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत राहु यदि चतुर्थ भाव में विराजित है,
चतुर्थ भाव में विराजित हैं, तो अब ये केंद्र भाव है। ध्यान दीजिए, अभी एक सूत्र हमने देखा था कि केंद्र और त्रिकोण में राहु राजयोग देने वाले होते हैं जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा आदि आते हैं। अब यहां पर ये चतुर्थ में होंगे, उस भाव से संबंधित, क्योंकि ये विच्छेदक ग्रह भी माने गए हैं, कुछ समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन राजयोग भी देने वाले होते हैं, तो अपनी दशा में राजयोग अवश्य देते हैं। चतुर्थ भाव में राहु विराजित हैं, तो यहां चतुर्थ चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा अब राशि जैसे राहु के अंदर, क्योंकि शुभ ग्रह के भाव में विराजित हैं, तो शुभ फल देने की इनके अंदर क्षमता भी है। अब आप ऐसे देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, और मेष लग्न की कुंडली में राहु चंद्रमा के घर में जब पहुंच गए हैं, तो राशि कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। अब एक सूत्र हमारा ये कहता है कि जिस भाव में राहु विराजित हैं, उस भाव में जो राशि है, उस राशि अगर इनके ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न हो, या इनकी किसी अन्य ग्रह पर दृष्टि न जाए, तो पूर्ण प्रभाव किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। तो यहां पर जब भी ये स्थिति राहु के साथ में है, तो उनके अंदर चंद्रमा के शुभ गुण आ गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मानसिक चिंताएं, अवसाद जैसी समस्याएं भी बनती हैं। माता से संबंधित जो सुख है उसमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी माता का भक्त होगा, और बहुत अच्छी स्थिति भी हम ये देख सकते हैं यहाँ पर राहु की चौथे भाव में, क्योंकि शुभ, बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि अन्य किसी पाप ग्रह की दृष्टि राहु के ऊपर न हो, और न ही राहु की किसी पाप ग्रह के ऊपर दृष्टि हो। तो ये है जो चंद्रमा जैसे प्रभाव राहु यहां पर देंगे। तो सुख से संबंधित ये भाव है, राजयोग देने वाला यहां पर बना देंगे। लेकिन अगर इस तरह के कोई पाप ग्रहों के साथ में इनकी दृष्टि, युति, या उनकी दृष्टि इनके ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में यह इस भाव से संबंधित जो भी फल हैं उनमें कष्ट, समस्याएं उत्पन्न अवश्य करेंगे। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर यहां पर ये चौथे भाव में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर जाएगी। अब यहां पर बैठे चंद्रमा के समान, अब यहां पर दसम भाव को देखेंगे, शत्रु का घर है एक तरह से, लेकिन यहाँ राहु के मित्र का घर है, लेकिन शत्रु का। अब यहां से संबंधित जो सम्मान है, उस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त भी होता है, और उस कभी कभी सम्मान में कुछ ठेस भी पहुंचती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं इनकी जो पंचम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर जाती है। तो यहां पर यह अष्टम भाव में जाने से, ये क्योंकि यह अष्टम भाव है और अष्टम भाव पैतृक संपत्ति से संबंधित है, तो पैतृक संपत्तियों में ऐसे व्यवधान, झगड़े आदि उत्पन्न हो जाएंगे, और समस्याएं भी यहां से जो अष्टम से संबंधित समस्याएं हैं, जो दीर्घकालिक रोग आदि हैं, ऐसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अगर ये जातका की कुंडली है तो उसके जो पति की आयु है उसका ये 6 कर देते हैं। वहीं इनकी जो सप्तम दृष्टि दसम भाव पर गई और नवम दृष्टि इनकी द्वादश भाव पर गई, तो ऐसे जातक के जो विदेशी दूर दराज के लोग होते हैं, वो मित्र होते हैं, उनसे अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे रिलेशन होते हैं। खर्चे ऐसे व्यक्ति के अधिक होते हैं, ऐसे खर्चे उसके जीवन में आते हैं कि जिनका उसने कभी पहले आकलन ही नहीं किया था, ऐसी समस्या उसको उत्पन्न होती हैं। ऐसा व्यक्ति अधिकतर समुद्र यात्राएं भी करता है, समुद्र मार्ग पर भी वह चलता है, या समुद्र के निकट उसको जीवन में अवश्य राहु की दशा हो, अंतरदशा हो, इस समय ऐसी स्थिति बनती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि यह राहु पंचम भाव में विराजित हो जाए, तो पंचम भाव में वैसे मूल त्रिकोण, ये त्रिकोण भाव है कुंडली का, अगर यहाँ पर राहु बैठे और यहाँ पर इसमें इनके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि प्रभाव न हो, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रभाव है, तो यहाँ पर ये समझिए कि जैसे कि साक्षात सूर्य ही विराजित हो गए, तो पंचम भाव में यह पुत्र से संबंधित समस्याएं देंगे। जिस भाव में यहाँ पर सूर्य के समान का फल होगा, लेकिन यह
यहाँ क्या देंगे, संतान से संबंधित समस्याएं भी देंगे, लेकिन ये राजयोग कारक हैं, राजयोग में वृद्धि करेंगे। जब भी दशा होगी तो धन का आगमन उस व्यक्ति को खूब अच्छे से होगा, लेकिन संतान से संबंधित कष्ट भी वहां देखने को उस व्यक्ति को अवश्य मिलेगा। 1 2 3 4 5 इनकी धर्म भाव पर जाती है। अब यहाँ पंचम में बैठा जो राहु है वह तंत्र मंत्र यंत्र आदि की जो विद्याएं हैं उनमें भी पारंगत व्यक्ति को करने का कार्य करता है। और जब ऐसे नवम भाव पर दृष्टि जाती है तो भाग्य में ऐसी व्यक्ति की इच्छाएं तंत्र मंत्र आदि पर बहुत अधिक होती है। उनके लिए उनसे संबंधित अच्छे अच्छे जो भी वह खर्चा है, दान आदि हैं, वह दान आदि भी करता है। अब यहां से ये लग्न भाव को भी देखते हैं। लग्न भाव को देखते हैं तो लग्न भाव से संबंधित जो समस्या हैं, जो लग्न से संबंधित समस्याएं हैं, जातक के शरीर से संबंधित समस्याएं हैं, उसको इस प्रकार के रोग दे देंगे जिनका डायग्नोस नहीं हो सकते, जो जिनको आप समझ नहीं पाते हो, ऐसे रोग वह दे देते हैं जिनकी जानकारी नहीं हो पाती है कि कौन सा रोग हुआ है, क्या हुआ है। तो ऐसे रोग दे देते हैं, दीर्घकालिक रोग दे देते हैं। ठीक है, तो अचानक से रोग उत्पन्न कर देते हैं, यह स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। जो जातक है उसके जो सिर से संबंधित समस्याएं भी दे देते हैं जब ये लग्न को देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि ये षष्ठ भाव में विराजित हो छठे भाव में। अब छठे भाव में राहु का बैठना यह अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रबल ये माने जाते हैं। छठे भाव में बैठे तो शुभ माने जाते हैं। यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को नष्ट करने वाले ये होते हैं। ऐसे जातक के रोग ऋण और शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे जातक को विष आदि का भय रहता है। और यहाँ पर ऐसे सर्पदंश का भी भय ऐसे जातक को होता है। सींगों वाले पशुओं से भी ऐसे जातक को भय उत्पन्न रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक को जो सींगों वाले पशु हैं उनसे बचकर चलना चाहिए। और इनकी जो दृष्टि है ये पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दसम भाव पर जाएगी, और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, 5 6 7 8 9 और नवम दृष्टि इनकी दूसरे भाव पर जाएगी। जब इन भावों पर इनकी दृष्टि जाती है तो यहाँ ये जो दृष्टि है ये है जो व्यवसाय आदि है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनका निदान भी ऐसा व्यक्ति अपनी युक्तियों से कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर छल कपट आदि होती है जिसके कारण ऐसा व्यक्ति फंस भी जाता है और वह फिर इस प्रकार की युक्ति भी लगाता है, जिससे वह निकल भी जाता है। दोनों स्थितियां यहाँ बनती हैं। द्वादश भाव में वही विदेशियों से संपर्क, समुद्र की यात्राएं ये कराएंगे। यहाँ पर अस्पताल भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर आदि बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई डॉक्टर आदि भी बन सकते हैं। ठीक है, जो अस्पताल उनको जाना होता है करियर में इसको देखें तो उस प्रकार से, वरना कहीं ना कहीं कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसके कारण उनको बार बार अस्पताल के चक्कर भी लगाने हो जाते हैं। अब बात करें कि राहु का दूसरी जो नवम भाव की दृष्टि है जो दूसरे भाव में जाती है, तो यह भाव में जब दृष्टि इनकी जाती है तो यह धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, वाणी से संबंधित कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। घर में झगड़ा होना, व्यवधान उत्पन्न होना, यह भी राहु की स्थिति में देखा गया है। चलिए हम बात करेंगे कि यदि यह सप्तम भाव में विराजित हो जाएं तो सप्तम भाव में जब भी राहु विराजित होंगे तो यह विशेषकर जब भी इनकी दशा आदि आती है तो यह सप्तम भाव को पीड़ित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि राहु एक विच्छेदक ग्रह हैं तो ये इस भाव से संबंधित पीड़ा भी उत्पन्न करते हैं। और एक बात विशेष यहां पर इस भाव में जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न होती हैं। अब इनकी दृष्टियों को भी देख लेते हैं तो पार्टनर से संबंधित समस्याएं हो गई और जो पार्टनरशिप है उससे संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखें तो पंचम दृष्टि इनकी एकादश भाव में जाएगी, तो ये एकादश भाव में जाने के कारण ऐसा जो व्यक्ति होगा वो उसको ससुराल आदि से अच्छा धन प्राप्त भी ये कराने का कार्य करते हैं। अच्छे स्थान पर ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल है उस वो होती है, उसको ससुराल से धन आदि भी
प्राप्त होता है। मतलब कुल मिलाकर उसकी जो पत्नी के कारण उसका भाग्योदय होने की स्थिति बनती है। अब हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर लग्न को देखेंगे तो लग्न से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया उसी प्रकार की समस्याएं भी देंगे यहाँ पर बैठकर। फिर इनकी जो नवम दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी तो व्यक्ति के अंदर पराक्रम आदि बढ़ा देंगे। और यहाँ पर ये क्योंकि बुध का घर है तो वहां मित्र का घर है तो पराक्रम अच्छा होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति सोच समझकर अपने पराक्रम का उपयोग करता है। ये नहीं कि 10 फीटे कोई व्यक्ति से 2 फीटाफिक्ती बढ़ जाए, नहीं, तो वह अपना देखेगा, स्वयं को देखेगा और आकलन करने के बाद ही अपने पराक्रम को दिखाने का कार्य करता है। मेष लग्न की कुंडली में विशेष रूप से आप इसको यह स्थिति को देखोगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि अष्टम भाव में राहु बैठे, अष्टम भाव में राहु का बैठना, अब देखिए अष्टम भाव में जब भी राहु बैठेंगे तो यह रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपको ले जाएंगे, अन्वेषण की तरफ आपको ले जाएंगे। आप कहीं ना कहीं रिसर्च की तरफ बढ़ोगे, आप ज्योतिष की तरफ बढ़ोगे, आप उन मर्म ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाली स्थिति की तरफ बढ़ोगे। और यहाँ पर पैतृक संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी उत्पन्न हो जाएंगी। और ये यदि जातिका की कुंडली में स्थिति है तो वह वहां उसके पति की आयु का क्षय करने वाली स्थिति भी बनेगी। अब यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 द्वादश में इनकी दृष्टि गई 5वीं, 5 6 7 सप्तम दूसरे भाव में गई 7वीं दृष्टि, 8 9 और चतुर्थ में दृष्टि गई। 3 भावों को इन्होंने देखा, इन 3 भावों को इन्होंने देखा और इन तीनों भावों से संबंधित भी इन्होंने परिणाम दिए। जैसे कि ये पंचम भाव को देखेंगे तो अपनी दशा आदि में ये है विदेश से आय भी अर्जित कराने का कार्य करेंगे उस जातक को, और विदेश से संबंधित भी वह धनोपार्जन करेगा, लेकिन वहां व्यय भी जो होंगे वो विदेश से संबंधित व्यय करेगा, विदेश जाएगा, लेकिन कभी कभी ये वहां से नुकसान भी उठाते हैं। अब देखिए कि अस्पताल का भी यहाँ पर योग रहता है कि अस्पताल के चक्कर, अब देखिए यहाँ पर बैठे राहु ने क्या करा, अपनी दशा में समस्या उत्पन्न करी, कोई ऐसा रोग दे दिया जिसकी वजह से वह उसको अस्पताल के चक्कर में लगवा रहे हैं। इसलिए इनके उपाय स्वरूप इनकी जो पूजा अर्चना आदि हैं, जो इनके उपाय हैं वे अवश्य करने चाहिए अष्टम में यदि राहु विराजित हैं तो। द्वादश पे में इनकी जो सप्तम दृष्टि गई इनकी दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में, तो वहां से संबंधित वाणी कुटुंब में झगड़ा करा देंगे, वाणी कठोर करा देंगे, ऐसे व्यक्ति की स्वार्थी व्यक्ति को बना देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखोगे, क्योंकि ये यहाँ पर अष्टम में मंगल के घर में बैठे हैं तो मंगल जैसे गुण क्रूरता इनकी और बढ़ गई, हिंसात्मक, तो परिवार में आप देखोगे ऐसे व्यक्ति के परिवार में लोग हिंसा भी एक दूसरे के साथ में कर देते हैं। वहीं देखें कि राहु की चतुर्थ भाव माता के भाव पर दृष्टि गई तो ऐसे में कोई जमीन जायदाद है उसका कहीं फंस जाना, वो कहीं फंस गई, झगड़े में आ गई, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। माता के स्वास्थ्य को से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि यही राहु कहाँ हो, ये नवम भाव में विराजित हो जाए, नवम भाव में विराजित हो गए तो ये भाग्य भाव है, पिता का भाव है, तो यहाँ इससे संबंधित समस्याएं यह दे देंगे। लेकिन ये गुरु के घर है, यहाँ पर गुरु के घर में गए तो इनमें कुछ गुरु तत्व आ गया, गुरु का फल भी ये यहाँ पर देंगे, जो राशि से उसका फल भी देंगे। और एक विशेष बात, अगर राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि, वो राशि जहां बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है राहु, उस ग्रह का फल भी छीन लेते हैं। अब ये देखना होगा, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि राहु का फल यही होगा, नहीं, ये जब पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसके बाद में सभी सूत्रों का प्रयोग करते हुए मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप कुंडली का विश्लेषण करें। लेकिन वह आगे, अभी आप सिर्फ ये जानिए कि राहु जब यहां बैठेंगे तो वह कैसा फल देंगे। बाकी अन्य ग्रहों को हमने नहीं देखा है, सिर्फ राहु को यहां पर देखते चल रहे हैं। उसके आधार पर
अब गुरु का प्रभाव भी इनके अंदर है और खुद का प्रभाव भी है। अब यहाँ पर अगर कोई ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं पड़ती है और नहीं इनकी दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर पड़ती है और इनका जो राशि है वो कोई अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो निश्चित इनका परिणाम अच्छा होगा। त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 लग्न को देखेंगे, कुछ समस्याओं के साथ में लग्न को जो धर्म कर्म की तरफ बढ़ाने का कार्य भी करेंगे, उसको धार्मिक बना देंगे, क्योंकि बृहस्पति का इनके अंदर गुण आ गया इसलिए। और स्वच्छ मन का, अच्छे मन का ऐसा व्यक्ति रहेगा। और इनकी जो 6 7 सातवीं दृष्टि कहाँ गई, वह पराक्रम पर गई, पराक्रम को बढ़ा देंगे। ये यहाँ पर पराक्रम अच्छा कर देंगे, व्यक्ति का पराक्रम बढ़ा देंगे। वहीं यात्राएं कराएंगे उसको। वहीं इनकी नवीन दृष्टि पंचम भाव पर गई। ऐसा व्यक्ति जो गुप्त विद्या आदि हैं उनमें अपना ध्यान रखेगा, उनसे संबंधित उसको यहाँ पर फल मिलते हैं। लेकिन प्रथम संतान विशेषकर पुत्र को ये हानि पहुंचाते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कि अगर राहु जन्मांक चक्र के अंतर्गत 10वें भाव में बैठे हों, विशेष आपको याद रखना है कि जब भी राहु 10वें भाव में विराजित हो, चतुर्थ में बैठे तब 10वें में दृष्टि गई, अब 10वें में बैठे चतुर्थ में दृष्टि गई राहु की। जब भी राहु 10वें भाव में विराजित होंगे उस स्थिति में राहु क्या करेंगे? सबसे पहले इस भाव को, ये भाव हो गया कर्म का, और राहु राजनीति के कारक ग्रह माने जाते हैं, अभिनेता और नेताओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली के 10वें भाव में राहु विराजित हो, बहुत बहुत बड़े राजनेताओं की कुंडली में राहु 10वें भाव में विराजित होते हैं। आगे हम बहुत बड़े बड़े जो नेता अभिनेता आदि हैं उनकी कुंडलियों का भी विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें आप पे इन स्थितियों को स्पष्ट रूप से देखोगे। जब भी राहु 10वें भाव में है तो ये राजनेता बनाते हैं, अभिनेता बनाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कार्य जो अभिनय करने वाला होता है। देखिए राहु का गुण क्या है, राहु एक तो कैमरा के सामने आपको लेकर आएंगे, मीडिया है, मीडिया के सामने आपको आना बड़ा पसंद होगा। मीडिया के सामने कौन लोग आते हैं? मीडिया किनके पीछे भागती है? अधिकतर मीडिया किसके पीछे भागती है? या तो अभिनेताओं के पीछे या राजनेताओं के पीछे। तो ये राजनेता बनाने का कार्य करते हैं, अपनी दशा आदि में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहां पर ये राहु उस व्यक्ति को सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं, उसको लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, नेतृत्व क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो यहां पर राजनेता अभिनेता बनाने का कार्य भी राहु करते हैं। अब राहु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि दूसरे भाव में, तो धन अर्जित करते हैं ये इन्हीं माध्यमों से, और इस भाव में धन आगमन होता है। लेकिन इनकी वही यहां पर वाणी कर्कश ये राहु कर देते हैं इस जातक की, और कुटुंब आदि के मध्य भी कहीं ना कहीं झगड़ा अवश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जहां बैठे हैं वहां तो अच्छी स्थिति रखेंगे इस भाव की, क्योंकि ये इनका कर्म भाव है और कर्म भाव में राहु से संबंधित व्यक्ति कर्म करता है। वहीं पंचम और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में गई तो माता से संबंधित जो फल हैं वे यहाँ पर मिलेंगे। वाहन आदि, भूमि भवन वाहन आदि का सुख भी यहाँ पर देंगे। लेकिन शत्रु राशि है जो कर्क राशि है, तो वहां पर इनके जो परिणाम है उनमें थोड़ी सी कुछ समस्याएं भी होगी। लेकिन ये जल राशि है और जल में राहु अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो इसलिए जब इनकी दृष्टि जल की तरफ जाएगी तो वहां उससे संबंधित कुछ बहुत शुभ परिणाम भी ये देते हैं। तो इनका मिला जुला जो फल है चतुर्थ भाव से संबंधित रहता है। अब हम बात करें कि इनकी जब दृष्टि जाएगी कहां पर? छठे भाव पर, नवम दृष्टि। तो ऐसे जातक के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत होती है उस व्यक्ति को, और लेकिन वैसा जातक, शत्रु उत्पन्न तो होते हैं लेकिन अपने शत्रुओं को दबाने में ऐसा जातक कामयाब भी होता है। अब निर्भर करता है कि राहु के ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है। जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि उतना ही राहु का बल, या राहु की कितने शुभ ग्रहों पर दृष्टि है तो उतना ही राहु का बल बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमने देखी 10वें भाव में स्थिति। अब हम देखें कि
राहु की एकादश भाव में क्या स्थिति होती है। देखिए, एकादश भाव में राहु की स्थिति आय भाव। अब राहु आय किससे देंगे, तो कहीं ना कहीं वही स्थिति बनेगी यहां पर भी कि जब राहु एकादश भाव में होते हैं तो यह राजयोग कारक भाव है इनके लिए। बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा परिणाम राहु यहां पर देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अष्टम और नवम भाव को हमने मेष लग्न में देखा। अष्टम और नवम भाव में क्योंकि राहु स्वयं नीच के हो जाते हैं तो इनसे संबंधित ये नीच का फल देते हैं, परेशानियां, कठिनाइयां। इसीलिए हमने यहाँ पर बताई कि अगर राहु यहाँ बैठे होंगे मेष लग्न की कुंडली में नवम में तो पिता से संबंधित समस्याएं देंगे, अष्टम में बैठेंगे पैतृक संपत्ति संबंधित समस्याएं देंगे, इस प्रकार की समस्या रहेंगी। हम बात करते हैं कि राहु एकादश में बैठे और मेष लग्न की कुंडली में इनका ये त्रिकोण भाव भी है, तो यहां पर तो राहु का बल श्रेष्ठतम बल हो गया, बहुत शुभ राहु हो गए, बहुत अच्छा परिणाम। जहां जहां दृष्टि जाएगी, जहां बैठे हैं वहां से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम राहु यहां पर देने वाले हो जाते हैं। देखिए, जब भी इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा होगी और या जिस ग्रह पर इनकी दृष्टि है उसके भी फल को ये छीन लेते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। एक और यहाँ राशि कौन होते हैं, राशि शनि होते हैं एकादश भाव में, तो इनके अंदर शनि के गुण भी आ जाते हैं, गुण अवगुण दोनों। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव में गई तो पराक्रम अच्छा कराएंगे लेकिन छोटे भाई बहनों की कमी कर देंगे। और यहां पर भी है तो बड़े भाई आदि को कुछ समस्या, ऐसा विरोधी हो जाता है बड़े भाई आदि का, लेकिन शनि है लेकिन फिर भी इतनी समस्याएं नहीं आती हैं। 5 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर गई तो संतान से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं यहां पर अवश्य देंगे। पहली संतान से संबंधित समस्याएं अवश्य देखने को मिलती हैं, ये नियम पहली संतान पर लागू होता है, ध्यान रखिए। 6 7 7 8 9 सप्तम भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक का जो विवाह होता है वह है, क्योंकि ये सप्तम भाव को देख रहे हैं तो वहां पर भी उसके अंदर जो गुण हैं वह अच्छे गुण आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झगड़े आदि देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनको वह संभाल लेता है। पार्टनरशिप में ऐसा व्यक्ति कम धनोपार्जन कर पाता है, उसको कहीं ना कहीं कम लाभ होता है, लेकिन फिर भी वह अच्छी स्थिति में जाता है और एक आय उसकी अच्छी होती है, यह भाव उसका बहुत अच्छा जाता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु यहां पर बैठे हो द्वादश भाव में, विदेश यात्राएं कराने वाले हो जाते हैं। राहु एकादश भाव में बैठेंगे तो विदेश यात्राएं कराएंगे, अस्पताल की यात्रा भी करा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है राहु की दशा आदि में। लेकिन अधिकतर ये आपके जन्म स्थान से आपको दूर ले जाने का कार्य भी करते हैं। अब यहां पर हम देखें 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर जो कि चतुर्थ है वहां पर राहु की दृष्टि जाती है, तो यहाँ इस भाव से संबंधित फल वह जब भी दृष्टि जाएगी और जब इनकी भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित यहाँ पर फल प्राप्त होंगे तो कुछ समस्याओं के साथ में भूमि भवन वाहन आदि भी प्रदान करते हैं, लेकिन समस्याएं अवश्य मिलती हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि शत्रु उत्पन्न भी करेंगे, उनको नष्ट भी करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे, उनको नष्ट भी करेंगे, लेकिन लंबे समय के रोग। अब यहाँ पर बृहस्पति के घर में तो बृहस्पति जैसा फल भी यहाँ पर ये देंगे। द्वादश भाव है, मोक्ष का भाव है। अब देखिए अष्टम भाव में इनकी दृष्टि गई तो यहां से संबंधित वही पैतृक संपत्ति आदि में समस्या उत्पन्न करना, कोई इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होना जो अगर किसी जातिका की कुंडली है तो उसके पति से संबंधित समस्याएं यहां पर उत्पन्न करते हैं। यह अष्टम भाव ससुराल का भी भाव होता है, तो ससुराल से संबंधित वैचारिक मतभेद या वहां से संबंधित कुछ छल कपट आदि की समस्याएं भी बनती दिखती हैं। तो यह स्थिति 12 भावों में यदि राहु हैं तो बनती है, और आप एक बार इसका विश्लेषण अवश्य करें। बाकी ध्यान रखिए जो मैंने नियम राहु संबंधित आपको बताए उनको ध्यान में रखते हुए यह विश्लेषण आपको करना चाहिए।
चलिए आगे हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में केतु का 12 भावों में क्या फल होता है इसके बारे में। मैं यहाँ पर एक विशेष जानकारी और आपको देना चाहूंगा। हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं प्रत्येक रविवार को लाइव कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आपको विशेष प्रकरण आदि को समझाया जाएगा, जिसमें आप अपने जिज्ञासा भरे प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।